यह लर्डिच का 12 सालों में सैकड़ों बार मर चुका है। उसके सपनों में वो दानव जैसी दुष्ट जीवों की दुनिया में फंसा रहता था। हर बार मरने पर वो वापस अपने कमरे में आ जाता था। ये थकाऊ चक्र उसे उसके बुरे सपनों की दुनिया, दानवों के राज्य में पुनर्जन्म देने वाला था। लेकिन अब सब कुछ सच था और बचने का सिर्फ एक ही तरीका था। व्यूजन को दानवों का शिकार करना था, क्योंकि हर जानलेवा वार से वो इन प्राणियों को निगलकर खुद को और मजबूत बना सकता था। दूसरे शब्दों में, यह बंदा बेजोड़ तरीके से एक जानवर शिकारी के रूप में विकसित हो सकता था। फिर उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि असल में वो उस दुनिया में मर चुका था जहां वो रहता था। फिर उसे लगने लगता है कि यह जगह उसका नया सच है। एक पेड़ के सहारे बैठा उसे समझ आता है कि वो तो बुरे सपने की दुनिया में है। हाथ अपने सिर पर रखकर वो इस भयानक सच्चाई से हैरान हो जाता है। तभी अचानक उसे कोई अजीब हरकत दिखती है और वो सतर्क हो जाता है। पीछे से, पेड़ों के बीच से एक विशाल जानवर निकलता है, जिसका शरीर सांप जैसा था। छिपते हुए वो सोचता है कि जो खून उसने खोया है, उससे उसे मर जाना चाहिए था। अपने गिरे हुए शरीर को याद करते हुए वो पक्के तौर पर सोचता है कि शायद वो सच में मर चुका होगा। पेड़ की जड़ के पास घुटने टेककर वह इस नई स्थिति के नतीजों के बारे में सोचता है। उठकर उसे एहसास होता है कि अगर वो यहीं मर गया तो वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। आगे देखते हुए वह स्वीकार करता है कि यह जगह अब उसकी नई हकीकत है। उसे बिल्कुल पता है कि इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। स्थिति को समझते हुए वह फैसला करता है कि अभी उनके साथ लड़ना ठीक नहीं होगा। चुपचाप वह सोचता है कि फैसला लेने से पहले क्या करना चाहिए। अपनी बंदूक निकालते हुए उसे एक अजीब सीगन जुए होती है। लड़ाई का नया जोश जागा, इसलिए उसने भागने का फैसला नहीं किया। सामने आने वाले प्राणी का सामना करते हुए उसने सोचा, शायद अच्छी नींद की वजह से या शरीर जवान होने की वजह से ऐसा हो रहा है। उसकी हिम्मत देखकर प्राणी सीधे उसके ऊपर टूट पड़ा। अपने हथियार को मजबूती से पकड़ते हुए उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर लड़ाई के लिए तैयार है। उसने खुद को तैयार किया, लड़ने और आने वाले संकट से बचने के लिए। वह तेजी से आगे बढ़ा और बड़े जानवर पर जबरदस्त वार किया, और एक ही वार में उसने उस प्राणी को आसानी से हरा दिया। लड़ाई के बाद वह राक्षस की हार हुई लाश के सामने खड़ा है। आसमान में कई रोशनी की किरणें दिखती हैं जो जंगल की तरफ उतर रही हैं। अपना हथियार निकालते हुए वह हार चुके जीव के पास घुटने टेकता है। उसके शरीर के अंदर से वह एक अजीब सी कोर निकालने लगता है। वह उस चीज को हाथ में लेकर थोड़ी देर तक देखता है। उसे ध्यान से झांचते हुए वह उसे अपने चेहरे के करीब लाता है और ध्यान से टटोलता है। फिर बिना झिझक उस कोर को काटता है और खाने लगता है। जंगल में खड़ा वह आसपास नजरें घुमाता है, शायद कुछ महसूस करते हुए। एक अलग एहसास हुआ। फिर उसने खुद से कहा कि वो किसी भी कीमत पर इस दुनिया में जिएगा। दौड़ना शुरू करते हुए उसने ठाना कि सबसे पहले उसे अपनी योजना पर अमल करना होगा। उसने तय किया कि उसे एक उजाले वाले इलाके तक पहुंचना है और उसी दिशा में दौड़ पड़ा। पेड़ की शाखा पर बैठकर वह धूप में आराम करने लगा। सुबह होते ही सूरज की किरणें पेड़ों को रोशन करने लगीं, जिससे थोड़ी शांति और सुकून मिला। अपनी आंखें बंद करते हुए वह आखिरकार सुरक्षित जगह पर आराम महसूस करने लगा। उसकी हल्की सी मुस्कान दिखी, जो अब काफी शांत लग रहा था। ज्यादा आराम महसूस कर रहा है। कहता है कि उसने पूरी नींद ली और अब खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। आसमान में पत्ते हवा के संग उड़ रहे हैं, वक्त के गुजरने का एहसास दिला रहे हैं। 1 महीना गुजर चुका है और वो जंगल के बीच एक राक्षस से लड़ रहा है। यद्यपि वो लड़ने को तैयार है, वो कहता है कि कोई लड़ाई पे झगड़ा ढूंढ रहा नहीं है। एक गिरे हुए जानवर के पास बैठकर वो सोचता है कि मजे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन पेड़ से टिका हुआ वो जानता है कि लड़ाई से बच नहीं सकता। कहता है कि भूखा है और शिकार तभी करता है जब वह खाने की जरूरत थी। जल्दी से उसने आगे बढ़कर अपने निशाने पर वार किया। राक्षस के अंदर से उसने देखा कि उसे नई ताकत मिल सकती है। बिना देर किए उसने मरे हुए क्रिएचर का कोर खाना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा कि इसे खाने से ताकत मिलने का मौका है। जंगल में बैठते हुए उसने सोचा कि कोर खाने से उसकी एडेप्टेशन आसान हो गई है। फिर उसे याद आया कि उसने कुछ और भी जरूरी चीज खोजी थी। एक पेंडेंट उठाते हुए उसने देखा कि यह एक मर्सेनरी का शरीर है। टैग को देख और जांच कर उसने पुष्टि की कि ये तीसरे दर्जे का भाड़े का सैनिक। फिर उसे यह एहसास होता है कि इस आईडी का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसी दुनिया में और भी लोग रहते हैं। जंगल के किनारे की रोशनी को देखकर उसे आखिरकार उम्मीद की किरण दिखती है।
लेकिन अचानक वह कुछ अजीब देखता है और तुरंत रुक जाता है। चौंक कर वह पीछे कूदता है और सोचता है ये आखिर क्या था। जमीन को देखकर उसे पता चलता है कि उसने एक शिकारी का जाल देखा है। फिर वह समझ जाता है कि उस जाल का वहां होना क्या मतलब था। कूदते हुए फिर उसे एहसास होता है कि आसपास कोई हो सकता है। रोशनी की तरफ भागते हुए वह जल्दी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक खाली जगह पर पहुंचकर वह वहां एक छोटा सा लकड़ी का घर देखता है। यह देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। घर के पास पहुंचकर वह दरवाजे पर खटखटाता है कि कहीं कोई तो अंदर है या नहीं। वह पूछता है क्या कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अंदर जाकर वह मेज पर रखा एक पुराने दिखने वाला किताब देखता है। उसे छूते हुए वह ये समझने की कोशिश करता है कि यह रहस्यमयी किताब आखिर क्या है। पन्ने पलटते हुए वो देखता है कि यह दैत्य लोक का रिकॉर्ड है। सामग्री पढ़कर वो इतने चौंक जाता है कि जो जानकारी उसे मिलती है, उसे नजर आता है कि वहां की इतिहास बड़ी ही विस्तार से लिखा गया है। फिर उसे समझ आता है कि यह किताब उसके बचने के लिए जरूरी है। अचानक उसे पैरों की आहट सुनाई देती है। एक बूढ़ा आदमी आता है और कठोर आवाज में पूछता है कि वो कौन है। एक क्रॉसबो से निशाना साधते हुए कहता है, जवाब दो, नहीं तो तेरी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। तब उसे एहसास होता है कि यह आदमी सोच रहा होगा कि वो चोर। समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ जिज्ञासा में अंदर आया था, लेकिन वह आदमी उसे भगा देता है। कहता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह कहता है कि वह हालत समझता है, लेकिन फिर भी वहीं खड़ा रहता है, किताब को देखता रहता है। अपनी हाथ किताब पर रखकर वह जोर देकर कहता है कि उसे वो अहम चीज लेनी है। फिर वो पूछता है कि क्या वह किताब उधार ले सकता है, पैसे देने की पेशकश करते हुए। बुजुर्ग आदमी उसे घूरता है और सवाल करता है कि अगर उसने मना कर दिया तो वह क्या करेगा। उसे लगता है कि उस किताब की उसे इस दुनिया में टिके रहने के लिए बेहद जरूरत है। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए वह अपनी कांधे पर हथियार रखा था। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे उसे पाने के लिए चोर बनना पड़ेगा। आदमी का सामना करते हुए वो लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने लगा, हथियार निकालने को तैयार। वहीं बूढ़ा शिकारी अपनी क्रॉसबो को ताना हुआ रखता है, अपनी चौकसी कम नहीं होने देता। वो सोचता है कि बूढ़े की ताकत ना जानकर भी उसे नहीं लगता कि वो हार जाएगा। फिर बूढ़े की सोच बदलती दिखी, हल्की सी मुस्कान के साथ। हथियार नीचे करते हुए वो उस युवक से अपना परिचय देता है और कहता है उसका नाम हेटर है। हैरान होकर वो नौजवान मानता है कि उसने अपनी सावधानी कमजोर कर दी और खुद को किम वू जिन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। हैटर को यह नाम अजीब लगता है और वो उससे कहता है कि उसे सिर्फ जिन कहो। फिर जिन समझ जाता है कि शायद उसका नाम बोलना मुश्किल होगा। हैटोर कहता है कि किताब बहुमूल्य है, लेकिन वो उसे रुकने और पढ़ने की इजाजत देता है। इसके बदले हैटोर उससे काम में मदद मांगता है और जिन इस मौके के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। रात को जंगल में छोटा सा घर पूरी तरह से कोहरे से घिरा होता है। चूल्हे पर कड़ाही रखी होती है और वह आखिरकार पुराने शिकारी के घर ही रुक जाता है। मेज पर बैठकर हैटर उसे खाना परोसता है और कहता है कि खाना खा लें। खाना पाकर वो हैरान होता है कि इतने लंबे वक्त बाद उसे सूप मिल रहा है। खाना छकते ही उसे खाना स्वादिष्ट लगता है और वह भावुक भी हो जाता है। अगले दिन वो पूछता है कि क्या हैटर बाहर जा रहा है, और हैटर पुष्टि करता है। फिर हैटर कहता है कि वो उस जानवर से बदला लेने जा रहा है जिसने उसके साथियों को मारा था। वह सोचता है कि वो डरावना जीव होगा, क्योंकि हैटर बहुत ताकतवर है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए हैटर निकल पड़ता है। शिकारी के छूटते ही वो अकेला रह गया। मौका पाकर वो वापस दैत्य लोक का रिकॉर्ड पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसे पता चला कि हर कहानी की शुरुआत उत्तरी साम्राज्य से होती है। इस साम्राज्य का राजा लालच में अंधा था और उसने एक निषिद्ध शक्ति की तलाश की। फिर उसने उस शक्ति का इस्तेमाल किया जो सभी चीजों की सच्चाई रखती थी। उसी दिन से एक बड़ा संकट पूरे संसार में फैलने लगा। शक्तिशाली राक्षस दरवाजे से बाहर निकल आए और उत्तर क्षेत्र को दैत्यलोक में बदल दिया। तब इंसानों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और विस्तार को रोकने के लिए एक बाधा। किताब को बंद करते हुए वह सारी जानकारी पढ़ने के बाद उसे मेज पर रख देता है। एक हाथ ठुड्डी पर रखकर वह सोच में पड़ जाता है कि उसमें बहुत कुछ है जो वह इस्तेमाल कर सकता है। फिर उसे एहसास होता है कि जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचा, दानव कमजोर होते चले गए। वापस जंगल में हेटोर जोर से भाग रहा है, जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में। इससे वह सोचने लगता है कि वह वास्तव में डेमोनिक रियल में कितना गहरा था। फिर वह यह भी सोचने लगता है कि नए इस दुनिया में उसकी ताकत कितनी है। पास ही कुछ भेड़ियों का झुंड दौड़ रहा है। जंगल में तेज रफ्तार से भाग रहा था हेटर। पीछा करते हुए वो जोर लगाकर भागता है, अपनी क्रॉसबो से लड़ाई की तैयारी करता हुआ।
जीव उसके ऊपर छलांग लगाते हैं, बूढ़े शिकारी को घेर लेते हैं हमला करने के लिए। वो अचानक रुक जाता है, जमीन पर पैर टिकाकर पलटवार करता है। हवा में छलांग लगाते हुए एक साथ कई तीर उनकी तरफ छोड़ता है, लेकिन दानव उन तीरों से बच जाते हैं, बिना किसी मुश्किल के उसके ऊपर बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, निराशा में चिल्लाता है जब वह देखता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक जिन से ही हेटोर पीछे धकेला जाता है वह सामने आता है। अपनी हथियार पकड़े हुए वह भेड़ियों के झुंड के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार होता है। हेटोर चिल्लाते हुए जिन से भागने को कहता है, क्योंकि वहां बहुत खतरा है। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता और सीधे उस बूढ़े शिकारी के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़ जाता है जो खतरे में है। जवान आदमी को आगे बढ़ते देखकर हेटोर उसकी इस अनोखी हिम्मत से हैरान रह जाता है। गंभीर चेहरा बनाए रखते हुए वह भेड़ियों के झुंड की तरफ दौड़ता रहता है। जोर लगाते हुए वह जमीन पर जोर से पैर मारता है और फिर छलांग लगाता है। ऊंची छलांग लगाते हुए वह दानवों के ऊपर से उड़ता हुआ अचानक हमला करता है। अचंभित होकर वेयरवुल्फ ने ऊपर देखा, लेकिन रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। पूरी ताकत से नीचे गिरते हुए उसने अपनी हथियार से उस जीव पर जोरदार वार किया। सीधे निशाने पर लगते ही वार ने वहश के शरीर को चीर दिया, बिना रुके। प्रभाव से वह जीव जमीन पर गिर पड़ा, जबकि बाकी सब बस देखते रहे। ये देखकर समूह का एक और जीव उस युवक की तरफ मुड़ा। पूरी तरह से चौंक गया। हैटर, जो उसने अभी देखा, उससे हिसाब लगाते हुए बोल नहीं पाया। फिर उसने पूछा कि जिन ने वेयरवुल्फ को कैसे हराया। एक ही वार में। हेठौर की ओर मुड़कर वह उसका नाम लेकर बातचीत शुरू करता है, चेहरे पर खून सा लता हुआ। जेन पूछता है कि क्या वो जानवर सच में मजबूत माना जाता है। हेटोर पूछता है कि क्या वह वाकई जानना चाहता है कि वेयरवुल्व्स मजबूत हैं या नहीं। गंभीर नजरों से वह पुष्टि करता है कि हां, और वे बहुत ताकतवर होते हैं। जवाब सुनकर जेन बस इतना कहता है कि वह स्थिति की गंभीरता को समझ गया है। दहाड़ते हुए झुंड की तरफ देखते हुए वह कहता है कि लड़ाई के बाद विस्तार से सुनेगा। फिर बाकी सारे जानवर बिना रुके उन पर टूट पड़ते हैं। वह समझता है कि भले ही वे कमजोर हों, उनके 40 हैं और मिलकर वे खतरे में डाल सकते हैं। सोच विचार करके वह एक चाल बनाता है कि सबसे ताकतवर का गला काट दे ताकि वे डर जाएं। एकाग्र नजर से वह झुंड में अपने असली निशाने को तलाशता है। ठीक आगे वह नेता को पाता है जो बाकी सबसे कहीं बड़ा था। हमला करने की तैयारी में वह कहता है कि यही पहला है जिसे उसे मारना है। खतरे को देखकर जीव उस पर घूरता है। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही होती हैं। वह भी उसकी आंखों में घूरता रहता है, पूरे ध्यान से अपने निशाने पर टकटकी लगाए, बिना किसी डर के। वो जीव थोड़ा हिचकिचाता है, अपना चेहरा पलटकर एक तरफ कर लेता है। अचानक किसी चीज से डर के मारे वह विचलित हो जाता है। सिर घुमाकर देखता है और एक छोटे भेड़िए से टकरा जाता है जो उसके बगल में खड़ा था। डर के मारे वो भेड़िया अचानक भागने लगता है। पूरा झुंड उलझन में पड़ जाता है, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। झुंड को भागते देख जीन वहीं खड़ा रहता है और दूर से नजारा देखता रहता है। हेटोर सोचता है कि जो भेड़िए बहादुरी के लिए जाने जाते हैं वो आखिर कैसे भाग गए। दूर चला गया। हाथ ठोड़ी पर रखे हुए वो लगता है जैसे व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा हो। लगातार दौड़ते हुए झुंड का नेता जल्दी से जंगल के बीच से भाग जाता है। केबिन पर वापस समय बीतता है और रात हो जाती है। फिर हैटोर बताता है कि वेयरवुल्फ के लिए इनाम था 40 सोने के सिक्के। वो पूछता है कि क्या ये पैसे ज्यादा हैं, और हैटोर कहता है कि हाँ, बहुत हैं। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि इतने पैसे से 7 साल तक गुजारा हो सकता है। लाश को देखते हुए वो इनाम की कीमत पर सोच में पड़ जाता है। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे एक नई सोच आई। उसे पता चलता है कि वह ऐसे ही दूसरे दानवों को मारकर खूब पैसा कमा सकता है। दानव के शरीर पर सिक्कों का एक थैला पूरे भुगतान का प्रतीक है। हैटोर अपनी तरफ से कुछ सामान देता है, जैसे कि चमड़ा, मांस और एक नक्शा। फिर वह कहता है कि सब कुछ पायनियर विलेज लेकर जाकर जैकब को दे देना। एक और सिक्कों का थैला देते हुए वह कहता है कि जैकब चमड़े के लिए अच्छा पैसा देगा। हैटोर बताता है कि ये सब जिन को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने ही दानव को मारा था। हाथ बढ़ाते हुए वह तैयार होता है युवा लड़के से विदा लेने के लिए। वह उससे दिल से बदला लेने के लिए धन्यवाद करता है, उम्मीद करता है कि कहीं ना कहीं वे फिर से मिल सकते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं, अपने सौदे और नई दोस्ती को पक्का करते हैं। जिन ईमानदारी से सभी मदद के लिए धन्यवाद करता है। विदाई के बाद नजारा घर के बाहर बदल जाता है। अपने सामान के साथ वह घर छोड़ देता है, जबकि हाइटोर उसे जाते हुए देखता रहता है। अपने सामान को लेकर वह सड़क पर चलता है, अपनी नई यात्रा अकेले शुरू करता है।
चलते चलते पहले जैसा भेड़िया उसे देख रहा होता है, एक बड़े पत्थर के ऊपर से। दरिंदे ने फिर उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी मौजूदगी को समझने की कोशिश कर रहा हो। अपने दांत दिखाते हुए वह जानवर उसकी तरफ डरावना गुर्राहट करता है। मंजिल पर पहुंचकर उसने पायोनियर विलेज का बड़ा दरवाजा देखा। वहां पहुंचकर उसने आखिरकार पायोनियर विलेज को करीब से देखा। दरवाजे से गुजरते हुए वह गार्ड से बात करता है और पाता है कि जगह काफी व्यस्त है। गांव की गलियों में चलते हुए उसने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर दो आदमी उसे शक की नजर से देखने लगे। उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। फिर उसे एहसास होता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, शायद क्योंकि वो कोई अनजान शख्स है। सोचते हुए उसे समझ आता है कि लोग तो मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जब वह एक टैवर्न का साइन देखता है तो वो अंदर जाकर जानकारी लेने का फैसला करता है। जैसे ही वो अंदर आता है, फिर से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक बड़ा आदमी उसे देखता है, सिर से लेकर पैरों तक नापता हुआ। काउंटर तक पहुंचते ही बारटेंडर पूछता है, बियर लोगे? उसने मना कर दिया और पूछा कि क्या किसी को पता है कि जैकब नाम का एक आदमी ढूंढो। बारटेंडर फिर मुड़ता है और उस शख्स की ओर इशारा करता है जिसे वह ढूंढ रहा था। हाथ में चाकू लेकर वह आदमी अपना नाम जैकब बताता है। एक ठग जैसा दिखते हुए जेन कहता है कि हैदर ने उसे वहां एक वेयरवुल्फ की खाल बेचने भेजा है। चाकू नीचे डालते हुए जैकब पूछता है कि क्या हैदर ने वाकई में वेयरवुल्फ मारा है। उसे एहसास होता है कि जैकब ने माना कि वो हैदर है, इसलिए वह और कुछ कहने से बचता है। जब वह पैकेट खोलता है तो जैकब वेयरवुल्फ की खाल देखकर दंग रह जाता है। बार में सब लोग कहते हैं कि भले ही वह बूढ़ा हो, हैदर तो वही है। चेहरे पर मुस्कान लिए जैकब अपने सामान से पूरी तरह खुश दिखता है। एक आदमी कहता है कि उसने यही सोचा था क्योंकि उसे यकीन था कि जैकब कामयाब होगा। अचानक कुछ लोग आते हैं और उसे घेर लेते हैं। उलझन में वह उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैकब उस चमड़े का ओढ़ना पहने कहता है कि वो चले जाएं ताकि उसकी जान बच जाए। वे धोखेबाज होने की पुष्टि करते हैं और पूछते हैं कि क्या जैकब हमेशा ऐसा ही था। जैकब उनका सामना करते हुए कहता है कि वो हैदर में एक निवेश कर चुका है। फिर वो कहता है उसे अपनी सारी हानि पूरी करने के लिए उस चमड़े की जरूरत थी। गंभीर चेहरे से वह सोचता है कि क्या उसे वहीं जान ले लेनी चाहिए। मुट्ठी बांधते हुए वह फैसला करता है कि चमड़े के लिए किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। वह एक आदमी के चेहरे पर ड्रिंक फेंकता है और कहता है कि वह खुशकिस्मत है। जैकब बच्चे से तंग करने की कोशिश न करने और वहां से चले जाने को कहता है। चुपचाप वह अपनी चेहरे पर टपक रहे ड्रिंक को पोंछता है। फिर वह खड़ा होता है, जैकब और उसके गुंडों को पीठ दिखाते हुए। बैग और नक्शा फर्श पर फेंकते हुए वह बार छोड़ने लगता है। जैकब कॉइन का बैग पकड़े हुए कहता है कि यह सही फैसला था। अचानक जैकब अपना सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखता है। फिर घूमकर वह दरवाजे को रोकने के लिए एक अलमारी पटक देता है, जिससे बार में सब हैरान हो जाते हैं। फिर वह जैकब को आवाज लगाता है, जो उलझन में उसकी तरफ देखता है। वह कहता है कि अगर कोई चाल चलनी है तो गर्दन पर निशाना लगाना चाहिए। जैकब अपनी बात वापस लेता है, कहता है कि बच्चे को जिंदगी की कीमत नहीं पता। तभी कई आदमी एक साथ जोर से चिल्लाते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मरने के लिए एक गुंडा पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। उसने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया, एक मजबूत लड़ाकू मुद्रा में खड़ा हो गया। आदमी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह तेज और फुर्तीले मूव से उसकी वार रोक लेता है। गुंडा चिल्लाता है कि वह ताकतवर है, साथ ही अपनी हथियार पकड़ने की कोशिश करता है। फिर वह दुश्मन की तरफ घूरता है, एक ही बार में लड़ाई खत्म करने को तैयार। तेजी से हमला करते हुए वह एक गुंडे को गिरा देता है, जबकि बाकी सारे साथ में बढ़ रहे होते हैं। एक आदमी उसे चौंकाने की कोशिश करता है, कुल्हाड़ी से वार करने का लक्ष्य लेकर, लेकिन वह सही वक्त पर बच जाता है। वॉर टूट जाता है। लकड़ी के फर्श पर मेज की टेबल को लात मारते हुए उसने दुश्मन के चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किया। अचानक चोट लगने पर आदमी दर्द में गाली देने लगा और जिन ने उसे चाकू से काट दिया। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, फिर भी वह बिना हिचकिचाए लड़ता रहा। खाल पकड़े हुए जैकब सोचता है कि ऐसा राक्षस कहां से आया। लड़ाई के बीच में जैकब को लगता है कि उसने अब तक इतना ताकतवर योद्धा नहीं देखा। फिर से घिरा हुआ दो आदमी उसकी तरफ चाकुओं के साथ दौड़े। वह फिर मुड़ा और एक पर वार किया। हमलावरों पर जोरदार हमला करते हुए उसकी ताकतवर वार लड़के के सीने पर लगती है और उसे नीचे गिरा देती है। आखिरी वार से वह आखिरी गुंडे को मारता है, जो जमीन पर गिर जाता है। लड़ाई खत्म करते हुए वह गिर पड़े बदमाशों के सामने खड़ा होता है। चेहरे पर एक कट के साथ वह बाकी ग्रुप को डराए बिना घूरता है। डर के मारे जेकब चिल्लाता है कि सभी लोग जल्द भागो। दोनों घबराकर दौड़ने लगते हैं, जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश में। अपनी जल्दी में वे खुद को फेंक देते हैं। खिड़की टूटते ही सब कुछ चकनाचूर हो गया।
अब बाहर जैकब जमीन पर गिर पड़ा, डरे हुए ऊपर देख रहा था। बड़ी बड़ी आंखों से उसने सोचा, ये प्राणी क्या था। थोड़ी देर बाद एक लाल भेड़िया सामने आ गया, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। पास आते हुए जिन उस आदमी के सामने खड़ा हो गया उसे बचाने के लिए। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा, सारे लोग उसके पीछे डर के मारे छिप गए। उस प्राणी को घूरते हुए वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक भेड़िया भौंकने लगा और पूंछ हिलाने लगा जैसे कुत्ता। फिर उसने सोचा, क्या यही वो खोजने वाला भेड़िया है। फिर भेड़िया वापस उसे देखने लगा, जैसे उसकी शक को सही साबित कर रहा हो। उसने पूछा कि क्या भेड़िया भी दूसरों की तरह मरने यहां आया है। सवाल सुनकर वो जानवर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे नाराज हो। फिर वो जमीन पर लौटने लगा, रोने लगा और एक तरफ से दूसरी तरफ लुढ़कने लगा। फिर माफी मांगते हुए अपने कान दिखाने लगा। इसके बाद वो अपनी पीठ पर लेट गया, जैसे कोई कुत्ता हो। जैकब और उसके लोग वहीं ठहरे रहे, कुछ समझ नहीं पाए। जिन भी उलझन में था। ये सब अजीबोगरीब हरकतें देखकर हैरानी हो रही थी। ठंडे पसीने छूट रहे थे। भेड़िया पूरी हालत से डरा हुआ लग रहा था। लोगों की तरफ मुड़कर वह उनकी ओर इंगित करता है, शायद भेड़िए को कोई आदेश दे रहा हो। गंभीर हालत में वह प्राणी से कहता है कि जाकर सबको काट डालो। जो छोटी जीव पहले भाग रही थी, उसकी नजर अब डरावनी हो गई। हमला करने इचिन वो तेजी से एक आदमी की तरफ झपट्टी। फिर वह उस आदमी के सिर में काटती है। आदमी दर्द और हताशा में चिल्लाने लगता है। इस हंगामे के बीच केवल उस प्राणी की परछाई दिख रही थी। वह फिर उसने उस जानवर की तारीफ की, कहा उसने बढ़िया काम किया। डर के मारे जैकब जमीन पर झुक गया और देखा कि वह जीव उसके आदमियों पर हमला कर रहा है। वह दरिंदा एक गुंडे को काटता है और उसके शरीर को इधर उधर फेंक देता है। कुछ समझ न पाते हुए जैकब को एहसास होता है कि उसे इस स्थिति से निकलना होगा। उस आदमी को देखकर उसे पता चलता है कि वो बस कोई आम गधा है। इसलिए जैकब सिर झुकाता है और उसकी जान बचाने की विनती करता है। ठंडे पसीने से तर वह सोचता है कि बदला तभी लेगा जब बच निकलेगा। फिर वह जैकब के सामने जोर से अपनी हथियार जमीन में दा देता है। चेहरे पर खून लिए जैकब उस घटना से डर के मारे जम सा गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हथियार थामे, जबकि आदमी उसकी जान की भीख मांग रहा होता है। गंभीर चेहरे के साथ वह सोचता है कि इस कमीने के साथ क्या करना चाहिए। फिर वह सोचता है कि जैकब खुद को क्या समझता है ऐसा सलूक करके। एक याद में एक आदमी उससे सिर्फ इस बार माफी मांगता है। वह याद करता है कि उसके मैनेजर ने उससे कंपनी की हालत समझने को कहा था। उसे उस वक्त याद आता है कि उसके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे एहसास होता है कि मान लेने से तनख्वाह, वो जो एक हफ्ता लेट था, और भी ज्यादा लेट हो गया। याद में वो अपने मैनेजर से उस महीने की सैलरी के बारे में पूछता है। मैनेजर फिर गोल्फ क्लब लेकर मुड़ता है, लड़के को बदमाश कहते हुए चिल्लाता है। मैनेजर उसे स्वार्थी जैसा ट्रीट करता है। वापस वर्तमान में उसे याद आता है कि वो खुद को कितना बेकार और कमजोर महसूस करता था। उसे लगता है कि उस वक्त उसने एक बहुत कीमती सबक सीख लिया था। अचानक जैकब का चेहरा डरावना हो जाता है और वो अजीब मुस्कान देता है। खून से सना चेहरा लेकर वो हंसता है, दुष्ट नजरों से हमला करने की तैयारी में। पीछे से दौड़ते हुए उसने एक छुरी निकाली और वार करने को तैयार हो गया। चिल्लाते हुए वो पूरी ताकत से सर पर वार करने आया, लेकिन जवान लड़का ठीक समय पर घूम गया और तेजी से हमले से बच गया। फिर उसने जैकब का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वे उसके जैसे कूड़े हैं। फिर उसने कहा कि वे वो लोग हैं जिन्हें पछतावे का मतलब नहीं पता। खून से लथपथ चेहरा लिए जैकब गालियां देता है, अपनी सारी नफरत दिखाते हुए। एक तेज हिलफुल से उसने एक जानलेवा वार किया, जिससे आदमी उड़ता हुआ गिर पड़ा। वार के बाद जो कुछ दिखाई दिया, यह याकूब का कट गया सिर है, चेहरे पर खून लगा हुआ है, और वह कहता है कि इस बार चीजें अलग होंगी। फिर वह याकूब के हाथ पर पैर रखता है, कहते हुए कि वह कभी भी ऐसे व्यवहार को मंजूर नहीं करेगा। अपना सिर घुमाते हुए वह बची हुई चीजों से निपटने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि उस भेड़िए के साथ क्या करना चाहिए जो अभी भी वहीं था। जीव ने जमीन पर एक थैला रखा, जैसे वह उसके साथ चलना चाहता हो। थैले के अंदर उसने कई सोने के सिक्के देखे, जो खजाने की तरह चमक रहे थे। भेड़िए की ओर मुड़कर वह सोच में पड़ गया, असमंजस में कि क्या करे, क्या करना है। फिर वह पूछता है कि क्या भेड़िया उसके साथ सफर पर चलना चाहता है। जवाब से खुश होकर वह जीव उसके पास कुत्ते की तरह मुरझाता है। फिर वह जानवर के सिर पर हाथ फेरता है और हल्की सी मुस्कान दिखाता है। फिर वह भेड़िए को स्वीकार करता है, कहते हुए कि उसने बहुत समझदारी भरा फैसला लिया है। जानवर को सहलाते हुए वह कहता है कि उसे लगता है दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर सीन बदलता है। एक बड़े शहर की विशाल दीवार दिखाई देती है। आसमान में सूरज चमक रहा होता है, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत देता है।
अपने कमरे में जागते हुए वह बिस्तर पर बैठता है, जबकि भेड़िया सो रहा है। हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार पूरी रात आराम से नींद ली है। फिर वह खिंचाव करता है, ठंडी सुबह की ताजगी से पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए। बाहर वह एक नाले के पास अपने कपड़े धोने लगता है। कुछ पानी छिटकाते हुए वह अपनी परछाई को सोचते हुए देखता है। फिर वह सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कई लोगों को मार डाला है, लेकिन उसे इस बात का कोई मलाल क्यों नहीं हो रहा। वह सवाल करता है कि क्या ये इसलिए क्योंकि वो लोग बुरी किस्म के थे, लेकिन वो कोई ऐसी भावना नहीं थी। फिर उसे एहसास हुआ कि एड्रेनालाइन वही था जो उसने दानवों का शिकार करते वक्त महसूस किया था। अपने सीने पर हाथ रखकर उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। अपने हाथ को देखकर उसने समझने की कोशिश की कि यह बदलाव आखिर है क्या। फिर उसने सोचा कि कहीं उस पर कोई श्राप तो नहीं लगा है, लेकिन फिर यह तय किया कि बच जाना ही बढ़िया है। यहां उसकी जिंदगी उसकी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग होगी। एक पक्के इरादे के साथ उसने निर्णय लिया कि अब वह बस इस पल का आनंद लेगा। शहर पहुंचकर जिन ने कहा कि सबसे पहले उन्हें उस चमड़े को बेचने की जरूरत है। फिर वह भेड़िए से कहता है कि उसके पास रहे, लेकिन सबके नजरों से छुपा रहे। शहर में चलते हुए उसे याद आता है कि उसे ऑर्डर अलायंस के पास जाना है। एक बैग लेकर वह सोचता है कि अलायंस की शाखा पास ही होगी। दूर में वह एक बड़ा सफेद इमारत देखता है जिसके ऊपर बहुत ऊंचा टॉवर है। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर वह एक आदमी से पूछता है कि क्या यह अलायंस है। वह आदमी के सामने उस मॉन्स्टर की खाल टेबल पर फेंक देता है, जिससे आदमी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। खाल रखे हुए वह कहता है कि वह यहां लेने आया है। आदमी कहता है ये भेड़िए की खाल से खेलना यहां ठीक नहीं, लेकिन अचानक वो करीब से देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है कि ये असली भेड़िए की खाल है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो पूछता है कि क्या ये खाल वही लड़का लेकर आया है। कहानी सच होने पर वो कहता है कि उसने वह खाल उसी दिन सुबह पाई थी। एक कमरे में बैठा वो अपने इनाम की रकम का धीरज से इंतजार करता है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि पहले खाल के टेस्ट करने होंगे। फिर वो एक थैला हाथ में देता है और पुष्टि करता है कि खाल वाकई असली है। थैले को देखते हुए वो सोचता है कि इससे तो आराम से गुजर बसर हो जाएगा। बैग खोलता है, सोने के सिक्के देखता है और एक अलग ही उत्साह महसूस करता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि पैसा वाकई एक बहुत अच्छी चीज है। अचानक मुड़ता है और महसूस करता है कि कोई उसे बुला रहा था। उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या वह एक नया काम स्वीकार करना चाहेगा। इस प्रस्ताव से हैरान होकर वह सोचता है कि किस तरह का काम होगा। आदमी कहता है कि एक दानव सामने आ गया है जो बहुत परेशानी कर रहा है। उस दानव की वजह से मजदूर अब अंदर नहीं जा पा रहे हैं। क्वेरी में उसने कहा कि यह राक्षस आम वेयरवुल्फ से कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर उसने बताया कि अगर जवान आदमी इसे संभाल सके तो अच्छी खासी रकम भी मिलेगी। गंभीर अंदाज में उसने पूछा कि यह किस तरह का राक्षस है। डर के मारे आदमी ने कहा इसका नाम मैडस्कल है। उसने क्रॉनिकल्स में मैडस्कल के बारे में पढ़ा था। उसे याद आया कि पहले भी उसने एक ऐसा सामना किया था। उस प्राणी की खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, जिसे तोड़ना या भेदना बहुत मुश्किल होता है। उसे यह भी याद आया कि वो राक्षस बहुत आक्रामक और काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पहली बार याद करते हुए वो 28 की उम्र में मर गया था। 4 आखिरकार उसे मार डालने का वक्त आ गया। फिर उस आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उस जीव को काबू में कर पाएगा। थोड़ी देर चुप होकर वो आदमी को घूरता है, फिर आत्मविश्वासी हंसी के साथ कहता है बिल्कुल, अपनी अगली शिकार चुनते हुए। जब वो शिकार के पास पहुंचता है तो वहां एक बड़ा पत्थर निकालने वाली जगह मिलती है। उस इलाके में टहलते हुए उसे याद आता है कि किसी ने काम नहीं किया था क्योंकि उस दानव की वजह से। खदान को देखकर उसे वो जगह गमगीन लगती है और वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है। अचानक वो रुक जाता है। पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। कुछ आदमी उससे पूछते हैं कि थोड़ा रुक जाए क्योंकि वे पहले आए हैं। गंभीर बाहर देखकर वह पूछता है कब से राक्षस मारने के लिए लाइन लगने लगी है। उस आदमी ने थोड़ा अजीब सा दिखते हुए समझाने की कोशिश की। फिर उसने उसे अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया ताकि साथ मिलकर शिकार कर सकें। उसने सोचा कि अगर वह इंतजार करेगा तो बहुत समय नष्ट होगा, लेकिन उसे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लूट साथ बांटना लड़ाई से बचने का सबसे बढ़िया तरीका होगा। उसे जैकब याद आता है और वह समझता है कि यहां किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वह मुड़ता है आसपास। वो पूछता है कि वे लोग इतनी जल्दी उसे अपनी टोली में क्यों शामिल करना चाहते हैं। वह आदमी हंसता है और कहता है कि उसकी प्राथमिकता टीम के प्रदर्शन से ज्यादा सुरक्षा है।
फिर कहता है कि वो बड़ा मददगार होगा क्योंकि लड़का मजबूत लगता है। फिर वो सोचता है कि आदमी उसे इतना मजबूत क्यों समझता है। आदमी कहता है कि अगर वो मजबूत नहीं होता तो भेड़िया उसका पीछा नहीं करता। टोली में एक औरत कहती है कि भेड़िए का इंसान का पीछा करना कमाल की बात है। चिढ़कर वो सोचता है कि भेड़िया कब आया, उसने तो उसे छुपने को कहा था। फिर उसे एहसास होता है कि वो टोली अपने साथी को बहकाने के लिए उसने मांस का टुकड़ा दिया। मांस मुंह में लिए भेड़िया घबराहट और डर से पसीना पसीना हो रहा है। फिर वह खतरे से बचने के लिए मांस को जमीन पर फेंक देता है। फेंके हुए खाने को देख वो और उस समूह का आदमी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को घूरते हैं। चिढ़े हुए लहजे में वो पूछता है कि भेड़िया खुद को क्या समझता है। जमीन पर पड़ा मांस अब पहले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट चमक रहा है। ठंडी ठंडी धुआं निकलते हुए वो बस खामोश रह जाता है। उसका शरीर भूख से बेहोश सा हो रहा था। वह सोचता रहा कि उसका शरीर ऐसे अजीब तरीके से क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है। बड़ी बड़ी आंखों से उसे याद आया कि भेड़िए ने तो पहले ही मांस खा लिया था। हाथ खाने पर रखते हुए वह अपनी इंसानियत के बारे में सोचने लगा। समूह की एक औरत ने पूछा, क्या वह खाना चाहेगा क्योंकि वह भूखा दिखता है? तब वह उसकी तरफ एक अजीब, पूरी तरह से भूखा हुआ नजर से घूरा। फिर उसे एहसास हुआ कि वह औरत एक देवी की तरह है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। खान के अंदर कई रोशनी रास्ते को गुफा की गहराई तक रोशन कर रही थी। वहां प्रवेश करते हुए वे साथ साथ चलने लगते हैं ताकि मॉन्स्टर की तलाश शुरू कर सकें। मांस खाते हुए वह कहता है कि ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मॉन्स्टर के मांस के मुकाबले कहीं बेहतर है। उसकी तरफ मुड़कर महिला कहती है कि वे अभी तक अपनी पहचान नहीं करवाई हैं। आदमी खुद को जोनाथन बताता है और महिला कहती है उसका नाम क्लेयर है। फिर वह खुद को जिन बताता है और आदमी कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हल्की सी मुस्कान के साथ जोनाथन उस युवक को ध्यान से निहार रहा लगता है। एक गड्ढे पर पहुंचकर वह कहता है कि यहीं पर वे मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं। फिर वह आदेश देना शुरू कर देता है। सबको बोलता है जाल और भाले लगाओ। वो क्लेयर को बुलाता है जो जवाब देती है कि अब शुरू किया जा सकता है। वह सब कुछ देखते हुए उन पंखों से हैरान हो जाता है जो हवा में तैरने लगते हैं। हवा में तैरते हुए क्लेयर अपनी किताब की मदद से जादू करने लगती है। उसे एहसास होता है कि यही वो जादू है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में था। क्लेयर आंखें बंद करके अपने नाम से इस जमीन पर आशीर्वाद मांगती है। जादू के चलते सबके शरीर हल्के हल्के महसूस होने लगते हैं। जोनाथन कहता है कि क्लेयर की बफ्स लड़ाइयों के लिए हमेशा फायदेमंद होते हैं। वह कहता है कि उनके पास सबसे बुरी स्थिति में भी लड़ने के लिए 5 मिनट हैं। फिर वो सबको आने वाली लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। वह हमें की ओर दौड़ते हुए कहता है कि वो राक्षस को वहीं बुलाएगा। मुस्कुराते हुए उसे एहसास होता है कि जादू कितना कमाल का होता है। फिर वो सोचता है कि क्या वह भी जादू सीख सकता है। एक आदमी चिल्लाता है, समय बिल्कुल भी नहीं है, राक्षस आ रहा है। वह कहता है कि अगर कोई भी गलती कर गया तो सब मरे जा सकते हैं। वह सोचता है कि राक्षस को बुलाते हुए दैत्य को जाल में फंसाना बुरा आइडिया तो नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि यह तरीका सच में काम करेगा या नहीं। फिर जोनाथन भागता है, जैसे घर में चारा डालकर मंजर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है। जब वो दैत्य को देखता है तो हिम्मत खो बैठता है और ट्रैप टीम को बुलाने के लिए चिल्लाता है। दैत्य उसके पीछे दौड़ता है, अपने सींग से वार करने की कोशिश करता है। आदमी चिल्लाते हैं कि पागल खोपड़ी आखिरकार लड़ाई के लिए आ ही गई है। झाल के साथ दैत्य एक बड़े लोहे के जाले में फंस जाता है। फिर आदमी जोर से कहते हैं कि सब मिलकर जोर से खींचो। जाल कसा जा रहा है। जैसे जैसे जाल बंद होता है दानव फंस जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। जोनाथन चीखता है कि भाला फेंकने वाली टीम आगे बढ़े और उस जीव पर हमला करे। हमला करने के लिए दौड़ते हुए भाला फेंकने वालों का समूह वार करने को तैयार होता है। वे दानव को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ताकत के आगे वे पीछे हट जाते हैं। जाल में फंसे दानव बहुत गुस्से में दहाड़ता है और जाल से बाहर निकलने की जोरदार कोशिश करता है। आदमी अपना संतुलन खो देते हैं, लगभग गिर ही पड़ते हैं इस हिलने डुलने की वजह से। जोर जोर से हिलते हुए वह जीव सबको नीचे गिराने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि स्थिति ठीक नहीं है और कुछ न कुछ तो किया जाना ही था। लड़ाई को देखकर वह देखता है कि समूह को राक्षस ने मात दे दी है। लोग चारों तरफ उछल रहे हैं, वे प्राणी को रोक नहीं पा रहे। जोरदार ताकत से राक्षस अपने सींगों से जाल को फाड़ने लगता है। समूह की ओर देखते हुए राक्षस अपने गुस्से से भरे आंखें दिखाता है। फिर वह खुद को प्रिपेयरिंग करता है, पूरी ताकत से उन पर वार करने के लिए। हैरान होकर क्लेयर देखती है कि एक युवक अकेले ही उस क्रोधित राक्षस की तरफ बढ़ रहा है। फिर वह एक जादू बोझती है, अपने लड़ाई में उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है।
वह डरे बिना सीधा उस जीव के सामने रुक जाता है। ऊर्जा इकट्ठा करते हुए वह जोर से जमीन पर ठोकता है, हमला करने की तैयारी में। एक छलांग लगाकर वह राक्षस के सींग को पकड़ लेता है और उसके शरीर पर चढ़ जाता है। फिर वह उस जीव का सामना करता है, हमला करने को तैयार। क्लेयर चिंता में चिल्लाती है कि यह खतरनाक है और जिनसे सावधान रहने को कहती है। वह उसे कहता है कि फिक्र मत कर, उसने सब कुछ कंट्रोल में रखा है। पक्का लुक देते हुए वह बताता है कि उसे पता है इसे कैसे हराना है। उस जीव के दांतों को पकड़कर वह तुरंत अपनी ताकत से हमला टाल देता है। अपनी तलवार से वह उस जीव के वार को रोकने में कामयाब होता है। लेकिन राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा है। उसने सोचा था कि वह ज्यादा ताकतवर है। फिर वह कहता है कि इस राक्षस के पास जबरदस्त कच्ची शक्ति है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने एक पल के लिए अपनी सतर्कता खो दी। अचानक अजीब तरह के पंख उसके आसपास तैरने लगते हैं। जैसे ही उसे पीछे फेंका जाता है, क्लेयर सामने आती है और कहती है कि वह मदद करेगी। अपने शरीर को हल्का महसूस करते हुए जिन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू की ताकत मिल गई हो। अब जिन कहता है कि वह इस जीव का शिकार आसानी से कर सकता है। यह देखकर समूह पूछता है कि क्या वे मदद कर सकते हैं, लेकिन वो चिल्लाकर कहता है कि वे यहीं रहें। आदेश समझ न पाकर समूह बस दूर से हालात देखता रहता है। खुद को फिर से तैयार करते हुए वो बस कहता है, अभी के लिए ये ठीक है। दानव पर दौड़ता है और कहता है कि अकेले लड़ना आसान है। वो समझाता है कि इस जीव का शिकार करने के लिए बस कुछ बातों को जानना होता है। वो कहता है कि ये दानव असल में एक सुअर जैसा है। दौड़ता हुआ सीधे रफ्तार से भागते हुए वो जीव मुदने में दिक्कत महसूस करता है। तो वो कहता है कि पहले इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे रोक देगा। आखिरी सेकंड में बचते हुए वो दानव को दीवार से टकरा देता है। अचानक ब्रेक लगाने की कोशिश में दानव अपने पैर जमीन में गार्डडाच देता है, लेकिन संतुलन खो देता है और टक्कर से गिर जाता है। फिर वो बताता है कि ये बफ दानव के साथ बने रहने में और मुश्किल कर रहा है। फिर समझाता है कि दानव के दांत इंसानों के हाथों की तरह काम करते हैं। हालांकि वो चेतावनी देता है कि वे नहीं कर पाते, तलवारों से कटेगा। ऐसे में वो सीधा उसके कमजोर हिस्से नाक पर निशाना साधने का फैसला करता है। एक छलांग लगाते हुए वह एकदम सही जगह पर प्राणी की नाक पर वार करता है। उसे महसूस होता है कि हर बार प्राणी के हिलने से दर्द और बढ़ता है। एक और हमला तैयार करते हुए वह उसे खत्म करने पर ध्यान लगाता है। वह प्राणी की टांगों पर जोरदार प्रहार करता है। हमला जारी रखते हुए वह उसी जगह पर कट को और गहरा कर देता है। फिर वह चेतावनी देता है कि प्राणी को और हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। फतेह की मुस्कान के साथ वह आखिरी वार के लिए तैयार होता है। इसी बीच ग्रुप चिंता में लड़ाई की ओर भागता है। वहां पहुंचकर वे सोचते हैं कि क्या हुआ और जिन की तलाश करने का फैसला करते हैं। अचानक उनके सामने एक जीव प्रकट होता है जिससे वे डर जाते हैं। वह एक विशाल भेड़िया निकला जो गंभीरता से उन्हें घूर रहा है। महिला की रक्षा करते हुए आदमी उसे सावधानी से पीछे खींचता है। भौंकते हुए महिला पूछती है कि क्या ये उन्हें दखल देने से रोक रहा है। उसी समय जिन आता है और भेड़िया खुद को उसका पहचान कराता है। साथ ही राहत की सांस लेते हुए वे दानव के बारे में पूछते हैं और जिन कहता है कि उसने उसका सार पहले ही ले लिया है। फिर वह समूह को बताता है कि दानव अब नहीं बचा। शरीर की तरफ इशारा करते हुए वह कहता है कि अब सिर्फ मांस और खाल बची है। वे प्रभावित होकर कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी को अकेले ही ऐसे किसी दानव को हराते नहीं देखा। अचानक उसका भेड़िया हवा सूंघने लगता है, कुछ महसूस कर रहा है। योद्धा की तरफ देखते हुए भेड़िया उसे आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। तभी एक और बड़ा जीव अंधेरे से निकलता है। टनेल में गुस्साए हुए राक्षस ने घूरते हुए उस समूह को देखा जो उसके इलाके में घुस आया था। हैरान होकर योद्धा चिल्लाया कि ये कोई और राक्षस है और सबको तैयार होने को कहा। लेकिन महिला ने उससे रुकने को कहा क्योंकि उसने उस जीव में एक खास बात देखी थी। राक्षस के पीछे इशारा करते हुए उसने पूछा कि क्या उसके साथ बच्चे भी हैं। राक्षस के पीछे छिपे दो छोटे सुअर बच्चे डर के मारे स्थिति को देख रहे थे। खतरा देखकर मां राक्षस जोर से गरज उठी ताकि अपने बच्चों की रक्षा कर सके। जिन और उसका साथी बस ये नजारा देखते ही रह गए। नुकसान की बात हुई। फिर वो उत्साह से बताता है कि अब इनाम बांटने का वक्त आ गया है। इस पर बाकी लोग बड़ी खुशी और जोश से जश्न मनाने लगते हैं। पैसे के थैलों को देखकर औरत पूछती है, ये 70 सिक्कों से ज्यादा तो है ना? हंसते हुए वो बताता है कि इतना ज्यादा पैसा उसकी जबरदस्त मोलभाव की वजह से मिला है। वो झूठ बोलता है कि एक नहीं बल्कि 2 दानव थे जिनके कई बच्चे भी थे। इसलिए उसे गर्व से कहता है कि इनाम अब बढ़कर 110 सिक्के हो गया है। फिर जिन पूछता है कि ये पैसे उन्होंने कैसे जुटाए। मां से लड़ाई भी किए बिना
नेता मुस्कुराते हुए बस मान लेता है कि उसने छोटी सी झूठ बोली। समूह कप्तान की तारीफ करता है, कहता है कि अगर कोई पता नहीं चलता तो वही सच मान लिया जाता है। बाजू जोड़कर जिन बस चुपचाप सभी की बातचीत देखता रहता है। पास आकर नेता उसके कंधे पर हाथ रखता है ताकि उसकी तरफ ध्यान जाए। फिर वह जिन को सारी कमाई का आधा हिस्सा देने का प्रस्ताव रखता है। इस ऑफर से हैरान जिन बस पूछ पाता है कि क्या सच में आधा है। वह कहता है कि जिन के बिना हम सभी कुछ नहीं होते, मर गए हैं और उनसे इसे स्वीकार करने को कहते हैं। बताते हुए कि इनाम बढ़ गया है, वह कहता है कि यही तो हर कोई चाहता है। फैसले से सहमति जताते हुए बाकी लोग अंगूठा दिखाते हैं। थोड़ी देर सोचते हुए जिन कहता है कि वो बफ और जाल बहुत मददगार रहे। सोचते हुए वह टिप्पणी करता है कि लगता है इस दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है। इसके बदले में वह घोषणा करता है कि आज रात की शराब उसकी तरफ से है। जश्न मनाते हुए समूह जोर शोर से शराब के बैरल खत्म करने लगता है। तभी वह क्लेयर को तवर्ण छोड़ते हुए देखता है और चकित हो जाता है। उसके पीछे जाते हुए वह पूछता, इतने बजे कहां जा रही हो? वह जवाब देती है, मैं बस बाहर थोड़ी जादूगरी की तैयारी करने जा रही हूं। सीन बदलता है। वो पूरी चांदनी के नीचे एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। आंखें बंद करके वह जादू पर ध्यान लगाती है। दूर से देखते हुए वह कहता, शिकार के बाद ये तो थक गई होगी। जिज्ञासु होकर वह उसकी जादू की प्रैक्टिस देखता रहता है। ये देखते हुए वह सोचता है कि कहीं वह भी सीख ले तो अच्छा होगा। क्लेयर हैरानी से कहती है, जरूर, मैं तुम्हें जादू सिखा सकती हूं। सोचा कि उसने बहुत जल्दी मान लिया। जीन ने सुना कि वह कह रही थी कि वो उसे एक तोहफा देना चाहती थी। क्लेयर कहती है कि उसने उन्हें उस राक्षस से बचाया, इसलिए वह खुशी खुशी उसे सिखाएगी। उसने ये भी कहा कि चूंकि उसने उसकी रक्षा की, इसलिए वह दूसरों से अलग है। लेकिन जोनाथन चेतावनी देता है कि जादू एक दिन में नहीं सीखा जाता। वह बहस करती है कि जीन बस उनके साथ आ सकता है, लेकिन वह पूछता है कि क्यों। जोनाथन उसका कंधा पकड़े हुए कहता है कि अकेले भेड़िया ही बेहतर होता है। जीन सोचता है कि अभी उसके पास और कोई काम तो नहीं है, तो वह लीडर से पूछता है कि उनकी दूसरी मंजिल क्या है। वह बताता है कि वह भी चौथे पायनियर सिटी जाने की सोच रहा था। दोनों उसके इस जवाब पर मुस्कुराते हुए खुशी से उसे देखते हैं। इस संयोग का जश्न मनाते हुए वह कहते हैं कि एक भरोसेमंद साथी मिलना बहुत अच्छा होगा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर वह कहता है कि अब उसकी अगली मंजिल तय हो गई है। फिर नजारा बदलता है और समूह एक बड़े परिवहन जीव की तरफ बढ़ता है। पता चलता है कि वह जीव एक टारास्क है जो शहरों के बीच सफर के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हुए जिन कहता है कि यह जीव उस टारास्क है जिसके बारे में उसने अपने रिकॉर्ड्स में पढ़ा है। जोश में जोनाथन सबको लंबा सफर शुरू करने को कहता है। रात में वह क्लेयर के साथ ध्यान लगाता है और सोचता है कि सीखना कितना मुश्किल है। फिर वह कहता है कि इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बुरा है बार बार वही दोहराना। एक छोटी सी फ्लैशबैक में वह बताता है कि तरक्की सिर्फ लगातार दोहराने से ही आती है। खूब पसीना बहाते हुए वह कहता है कि एक ही बात को बार बार दोहराना बहुत तकलीफदेह होता है। याद करते हुए उसके अतीत में वो कहता है कि वो पहले से ही इस तरह के दर्द का आदी हो चुका है। वो बताता है कि 12 साल की पीड़ा ने उसे सिर्फ मजबूत बनाया है। ठान लेता है कि वो बस लगेगा रहेगा जब तक आखिरकार कामयाब ना हो जाए। अचानक उसे पहली बार जादू महसूस होता है और वह चौंक जाता है। उसकी तरफ दौड़ती हुई लड़की खुशी से मनाती है कि उसने आखिरकार जादू महसूस करना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है कि इसे महसूस करने में 10 दिन लग गए, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन लड़की कहती है कि यह बहुत बढ़िया था, जैसे लोग कहते हैं। टैलेंट के बिना कभी मना मत करना। अपनी चीजें तैयार करते हुए वो बोलती है कि अब ट्रेनिंग के दूसरे स्टेप का समय है। साथ ही वो एक शीशी का कंटेंट चांदी के कटोरे में डालती है। दस्ताने पहनते हुए वो उससे कहती है कि अपनी सारी कपड़े उतार दे। आदेश को न समझते हुए वो बस घूरता रहता है। तभी उसका हाथ मुट्ठी बनाता है। पूरे चांद की रोशनी में जंगल में रात शांति और खामोश होती है। अपनी उंगलियां कटोरे में डुबोते हुए वो अगले स्टेप की तैयारी करती है। वह पूछता है कि क्या कर रही है, तो वो प्रक्रिया समझाती है। खत्म ड्राइंग करते हुए उसने चेतावनी दी कि अब वो मना इंजेक्ट करने वाली है। वो सीधा सामने देखकर बस हाँ में जवाब देता है और प्रक्रिया का इंतजार करता है। फिर उसने उसका पीठ छुआ और मना इंजेक्शन की प्रक्रिया शुरू की। अचानक उसे मना पूरे शरीर में दौड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने कहा कि यह बिल्कुल अलग लेवल का एहसास है जो उसने पहले कभी महसूस किया था। आगे बढ़ते हुए उसने कहा कि वो अपने अंदर कहीं गहराई में कुछ बहता हुआ महसूस कर रहा है। उसने पूछा, कैसा लग रहा है? तो उसने जवाब दिया कि उसे मना महसूस हो रहा है। पहला कदम उठाते हुए, पूरा करते हुए वह समझाती है
कि 3 मुख्य चरण होते हैं। वह कहती है कि पहला होता है महसूस करना, दूसरा होता है बचाए रखना और तीसरा है उपयोग करना। चूंकि उसने पहला कदम पूरा कर लिया है, इसलिए वह बताती है कि अब वे दूसरे चरण पर जाएंगे। वह समझाती है कि वह मना को कंट्रोल करेगी और उसे उसके दिल की तरफ निर्देशित करेगी। मना को स्टोर करने की तैयारी करते हुए वह इस मुश्किल प्रक्रिया के लिए ध्यान लगाता है। सब कुछ तैयार होने की बात कहते हुए वह ऊर्जा को उसके पास भेजना शुरू करती है। चार्ज ग्रहण करते हुए उसकी पीठ पर जादुई घेरा तेज चमकने लगता है, जबरदस्त तरीके से। अचानक उसके दिमाग में एक कीड़ा जैसा दानव सामने आ गया। वो अजीबोगरीब जीव धीरे धीरे हिलता है, अपनी तेज नाखून दिखाता है। दांतों से भरे मुंह के साथ दानव घातक निगाहों से घूरता है। विशाल कीड़ा हमला करने के लिए अपने सामने के पंजों को एक साथ लाता है। उसकी कई आंखें एक दुष्ट और बेहद ताकतवर मौजूदगी दर्शाती हैं। खतरे की ऊर्जा महसूस करते हुए वह सोचती है ये कहां से आ रही है। पीछे धकेल दी जाती है और एक अनजानी ऊर्जा की लहर उसे मारती है। जैसे ही वह मना को ग्रहण करता है, वह बेताबी से वहां से भागने की कोशिश करती है। वो चिल्लाती है कि उसका मना चूस लिया जा रहा है और सब खत्म हो जाएगा। उसी पलक में एक पूंछ जिसमें ब्लेड लगा है उसे कमर से पकड़ लेती है। उसे खींचा जाता है और आखिरकार जिन के साथ वाले वो वुल्फ उसे बचा लेते हैं। वो बची हुई सोचती है कि क्या ये सच में लाल भेड़िया है। भौंकते हुए वो जिन की तरफ रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो जाता है। अभी भी डर के मारे वह सोचती है कि क्या इसने खतरा महसूस करके मदद करने आई है। फिर सामान्य होते हुए वो उसके पास आता है और चिंता भरे अंदाज में उसका नाम पुकारता है। उसकी फिक्र में 0 घंटे 35 मिनट 27 सेकंड उसने पूछा, क्या वह ठीक तो है? फिर उसने बताया कि जो उसने देखा वो एक खतरनाक मानसिक दुनिया थी। ये पावर की एक मियारी रूप में एक अलग दुनिया बन जाती है। हर किसी की एक मानसिक दुनिया होती है जो उसके रास्ते के अनुसार बनती है, लेकिन उसे शक होता है कि उसके अंदर इतनी तगड़ी मौजूदगी क्यों है। संगीत उसे ईमानदार होने को कहते हुए वह मुड़ी और एक गंभीर सवाल पूछती है। फिर सीधे पूछती है कि क्या उसने गलती से कोई मनाकोर खा लिया है। वो समझ नहीं पाता और बस पूछता है मनाकोर क्या होता है। वह समझाती है कि वे हैं मॉन्स्टर क्रिस्टल्स और वो कहता है कि उसने कुछ खाए भी हैं। हैरान होकर वो उसे पकड़ती है और पूछती है कि उसने कब और कितने खाए थे। वो कहता है कि उसने 10 साल तक खाए, शायद हजारों की संख्या में। उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाते हुए वो पूछता है कि इसमें क्या दिक्कत है। तब वो डराए हुए चेहरे के साथ समझाने लगती है कि अगर इंसान मना कोर खा ले तो या तो वो मर जाते हैं या मॉन्स्टर बन जाते हैं। ये बातें समझते हुए वो बस चांद की तरफ गंभीर नजरों से देखते रहता है। फिर कर्म के बारे में एक व्याख्या शुरू होती है जिसे कर्मा भी कहा जाता है। प्रतिशोध का कानून। कहा जाता है कि ये ऊर्जा केवल राक्षसी दुनिया में ही पाई जाती है। से एक राक्षस का कोर उसके शरीर में जमा कर्म से बनता है। वर्तमान में समूह महान टेरास की पीठ पर अपनी यात्रा जारी रखता है। इसके बारे में सोचते हुए वह कहती है कि काला पुरोहित वाकई उसकी नर्व्स कर रहा है। उसे याद आता है कि जब पोर्टल खुला था तो कुछ इंसान राक्षसों के पीछे गए थे। उन लोगों ने कोर खाए और यहां तक कि दूसरों को भी राक्षसों के लिए बलि चढ़ाया। बातचीत को याद करते हुए जिन ने कहा कि उसने हजारों लाखों कोर खाए हैं। सारी बातें जोड़कर वह सोचती है कि क्या जिन कोई काला पुजारी तो नहीं है, लेकिन फिर वह मान लेती है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसने उसे अपना मानसिक जगत नहीं दिखाया होता। फिर भी उसे ये अजीब लगता है कि उसे ये पता नहीं था कि वे खतरे में हैं। फिर पता चलता है कि जिन बस दूसरों जानवरों की नकल कर रहा था जिन्होंने कोर खाए थे। फिर भी वह सोचती है कि वह इतनी घिनौनी चीज क्यों खाता होगा। अंत में वह बस यही फैसला लेती है कि वह वाकई अजीब है। फिर वह उसे चेतावनी देती है। उससे वो याद दिलाता है कि उसके खाने से उसे रोक दे क्योंकि उसकी जान जा सकती है। सोचते हुए वो समझता है कि उसकी जानकारी गलत है क्योंकि वह अभी तक जीवित है। फिर वो सोचता है कि उसकी लड़ाई जारी रखने की चाह इसके कारण तो नहीं। इसी पर उसे शक होता है कि ये सब मॉन्स्टर कोर की वजह से है। वो कहता है कि वो कोशिश करेगा, लेकिन वह चीखती हुई उसे तुरंत रोकने को कहती है। वह चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसा करता रहा तो उसकी जान ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ खतरे में पड़ जाएगा। चिंतित होकर वो पूछता है कि क्या सच में ऐसा है कि वह इसके चलते जादू इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वह समझाती है उसकी इस हालत में मना मैनिफेस्टेशन इस्तेमाल करना मुश्किल होगा, लेकिन वो उसे सांत्वना देती है कि वो कम से कम मना आर्ट्स तो इस्तेमाल कर पाएगा। उलझन में वो बस पूछता है कि ये मना आर्ट्स होते क्या हैं। चौथे पायनियर शहर पहुंचकर वो लोगों की भारी भीड़ देखते हैं। चौराहे में खड़े होकर
वे शहर के बीच में एक फरिश्ते की मूर्ति देखते हैं। वो भाड़े के सैनिकों की तादाद देखकर टिप्पणी करता है और वो कहती है कि ये रिक्वेस्ट का पैमाना कुछ और ही लेवल का है। वैसे भी वो चेतावनी देती है कि ये मिशन एक होली नाइट की निगरानी में है। बस फिर रेमंड नाम का पवित्र योद्धा सबके सामने प्रकट होता है। योद्धा को देखते ही जिन और उसकी टोली दूर से ही हालत का जायजा लेते हैं। उनकी आभा बहुत ही मजबूत है, जिसे सामान्य भाड़े के सैनिकों से तुलना तक नहीं की जा सकती। भीड़ के बारे में पूछने पर उसे पता चलता है कि ये सुनहरे कीड़े की मांग है। ये जानकार कि सुनहरा कीड़ा कौन है, वो पूछता है कि क्या वो कोई तरह का दैत्य है। उसकी उलझन देखकर वो कहती है कि उसे बस इतना ही समझ आता है कि वो शिकारी है। फिर नेता समझाता है कि सुनहरा कीड़ा वो सबसे अमीर आदमी था। गंभीर चेहरा बनाकर उसने कहा कि टाइकून अचानक मर गया। ज्यादा जानने के लिए जिन ने हत्या के बारे में पूछा, लेकिन नेता ने कहा कि यह पक्की बात नहीं है। मिशन को समझ नहीं पाकर उसने वजह पूछी और दो बेटों के बारे में बताया गया। चूंकि उन्होंने सब कुछ वारिस में पाया है, उन्हें अपनी भारी दौलत ले जाने में मदद चाहिए। तभी पता चला कि मिशन टाइकून की पूरी दौलत ले जाना है। अब उसे समझ आ गया कि दौलत ले जाने के लिए ही इतने लोग आए हैं। अचानक उनकी टीम ब्लैक मार्लिन सबके सामने बुला ली जाती है। इस मौके पर खुश होकर लीडर जिन को भी खींचता है, कहता है कि उसे भी आना होगा। जिन का परिचय देते हुए वह बताता है कि उसने एक राक्षस पकड़ा है और एक वेयरवोल्फ को वश में किया है। भीड़ में किसी ने पूछा कि क्या वही हेड स्मैशर है, उसकी ताकत पर शक करते हुए। यह नया उपनाम सुनकर वह उलझन में पड़ जाता है। तभी लीडर उसे भरोसा रखने को कहता है। इस पर होली नाइट बहुत गंभीर निगाहों से उस समूह को देखता है। भुगतान की घोषणा करते हुए वह बताता है कि वे सूर्योदय पर रवाना होंगे। खुशी मनाते हुए राशि को लेकर वो कहता है कि कुछ बैग्स लाने के लिए 100 सिक्के देना बहुत है। समझाते हुए वो कहता है कि आधा काम के लिए होता है और आधा नाम के लिए। फिर वो आगे कहता है कि निकनेम हेड स्मैशर की वजह से उसे अच्छी पेमेंट मिली। लड़ाई याद करते हुए वो बताता है कि ये निकनेम इसलिए है क्योंकि वह राक्षसों को पिटता है। नाम से नाराज होकर वो सोचता है कि जिसने ये नाम दिया वो ही एक जानवर है। सिक्कों का थैला देखकर वह कहता है कि 100 सोना नाम कमाने के लिए अच्छी रेंज है। फिर उसे समझ आता है कि इससे उसे मना कला सीखने में मदद मिलेगी। फिर सीन बदल जाता है। जैसे जैसे रात उस भाड़े के सैनिकों के छावनी पर छाने लगती है, अंदर एक जोरदार लड़ाई चालू है। कई लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस हंगामे के बीच एक आदमी ने दूसरे के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एरिना के बारे में चिंतित वह सुनती है कि वह कह रहा है कि होली नाइट्स मन आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर वह कहता है कि उसका प्लान है कि उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करे ताकि वह यह तकनीक सीख सके। वह बताता है कि इतिहास के मुताबिक होली नाइट्स मजबूत लोगों में दिलचस्पी रखते हैं। आगे वह कहता है कि अगर वे आपकी ताकत को पहचान लें तो वे आपका सम्मान करते हैं। बहुत बढ़िया। आत्मविश्वास से भरपूर वह अम्फीला में अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है और कहता है कि यह मुश्किल नहीं होगा। अम्फीला को सोचते हुए वह कहता है कि वह वहीं शूरवीर का ध्यान खींचेगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, पहला प्रतिद्वंद्वी तेज वार के साथ जिंद पर झपट्टा बोलता है। वह जल्दी से वार को टाल देता है और अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार जवाब देता है। उसके मुट्ठियों को पकड़ लिया जाता है। बिना वक्त गंवाए वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सिर पर एक भारी वार से पलटवार करता है। जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करता है, भीड़ चीख उठती है कि वो हेड स्मैशर अपने नाम के वाकई हकदार है। जब वो नाइट को देखते देखता है तो समझ जाता है कि आखिरकार उसने उसकी ध्यान खींच ही लिया, पर कहता है कि बस ध्यान खींचना ही काफी नहीं है, अब असली बात करने वाला है। नाइट उसे सीरियसली ले, इसके लिए उसे और भी ज्यादा लोगों को हराना पड़ेगा। उसे यकीन है कि अगर उसने ऐसे 2-3 और लड़कों को हरा दिया तो नाइट सोचेगा कि ऐसा बंदा आखिर कौन है। पहले ही दर्जनों विरोधियों को हराने के बाद वह ध्यान खींचने की अपनी योजना जारी रखता है। वह सोचता है कि अगर नाइट ये असली मामला है, उसे जरूर कोई प्रतिक्रिया होगी। सीन देख के शूरवीर अपने शिष्य रेक्स से कहता है कि वो उससे लड़ें। यह आदेश पाकर शिष्य क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि वो एक भाड़े के सैनिक से क्यों लड़ेगा। ये जानकर वो कहता है कि जब वो समय आएगा तभी असली बात शुरू होगी। लड़ाई से मना करते हुए वो सोचता है कि शायद इस तरह से बातचीत की शुरुआत होती है। मना करने को समझ न पाकर शिष्य हैरानी से उसे देखता रह जाता है। अब हम भाड़े के सैनिकों की आवाज में हैं। शहर पर धीरे धीरे और चुपचाप रात छा चुकी है। देखते हैं इनकार पर। क्लेयर बस देखकर हैरान रह जाती है, कुछ समझ नहीं पाती। उसके साथ साथ ग्रुप का नेता भी, जो उसने अभी सुना, उस पर विश्वास नहीं कर पाता।
इनकार को समझ ना पाकर बाकी सब सदमे में निगाहें जमाए खड़े रहते हैं। ऊपर से शिष्य गुस्से में चिल्लाता है, पूछता है कि उसने लड़ाई क्यों मना कर दी। इनकार से नाराज शिष्य उसकी रवैये से खफा हो जाता है। इस पर पवित्र योद्धा पूछता है कि कहीं वह घायल तो नहीं है। मुस्कुराते हुए वह जवाब देता है कि वह घायल नहीं है, बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। तो उस योद्धा ने पूछा कि वह द्वंद्व से मना क्यों कर रहा है। उसने बताया कि वह एक भाड़े का सैनिक है जो सिर्फ तभी लड़ता है जब उसे पैसे मिलते हैं। मौका पाकर उसने बड़ा दांव लगाने की बात कही। योद्धा ने पूछा कि दांव में उसने क्या कीमती चीज रखी है। फिर उसने कहा, योद्धा की खुशी के लिए उसके पास बहुत सारा पैसा है। सिक्कों की थैली दिखाकर उसने साबित कर दिया कि वह दांव जीतने पर पैसा दे सकता है। भीड़ उसे पागल कहने लगी कि वो एक पवित्र योद्धा के खिलाफ दांव लगाना चाहता है। गुस्से में वह शिष्य उसे गाली देता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन योद्धा उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें उसका पैसा नहीं चाहिए। फिर वह कहता है कि इसके बजाय वे एक अलग तरह की शर्त लगा सकते हैं। वह प्रस्ताव करता है कि जीतने वाले को हारने वाले की चोटों की जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी। इस बात पर सोचते हुए वह समझ जाता है कि यही तो वह चाहता है। शर्त मान लेते हुए वह कहता है कि लड़ाई के बाद वह बताएगा कि उसे क्या चाहिए। अखाड़े में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हैं। शिष्य उसे घूर रहा होता है, जीतने के लिए पूरे जोश और संकल्प के साथ, गंभीर चेहरे के साथ। नजरें मिलाते हुए जिन भी पूरी एकाग्रता से लड़ाई के लिए तैयार होता है। दर्शकों में सब चिल्ला रहे हैं और अपना घर सिर कुचलने वाले की जीत पर दांव लगा रहे हैं। चिंतित होकर समूह का नेता उससे कहता है कि अगर लड़ाई खतरे में पड़ जाए तो सिग्नल दे देना। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह बताता है कि वो कभी हारने वाला नहीं है। फिर जिन पूछता है कि क्या उसे संभल कर लड़ना चाहिए, तो शिष्य कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। योद्धा चेतावनी देता है कि वह बस हर कोई उसे आसानी से हरा देगा। चिल्लाते हुए प्रशिक्षु कहता है कि उसे समझ आ गया है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। दर्शक उत्साह से जयकार करते हुए पवित्र योद्धा की मनाकला की बात करते हैं। अपनी मनाकला का इस्तेमाल करके वह जगह पर पैर जमाता है और अखाड़े में तेजी से आगे बढ़ता है। करीब आते ही वह अपने विरोधी पर तेज हमला करने की तैयारी करता है। उसकी गति देखकर जिन समझ जाता है कि यह बाकी नए खिलाड़ियों से अलग है। जबरदस्त ताकत के साथ वह एक हल्का सा वार करता है। खतरा समझते हुए वह कहता है कि उस वार से लगना उसकी मौत का कारण बन सकता है। दिलचस्प लगते हुए वो कहता है, ये है मतलब के मना हुनर। उसी वक्त वो एक हाथ से ही शागिर्द के वार को रोक लेता है। वार को रोकते हुए वो मुश्किल से हमला से अपने चेहरे को बचाता है। चेहरे को पोंछते हुए वह सुनता है कि शागिर्द पूछ रहा है कि उसका नाम सच में जिन है क्या। फिर शागिर्द कहता है कि एक नाइट को कम आंकने पर उसे पछताना पड़ेगा। लड़ाई देखते हुए भीड़ बोलती है कि यह अपनी सारी दुआएं गंवा देगा। स्थिति को लेकर चिंतित क्लेयर बस लड़ाई को देखती रह जाती है। खामोशी छाई हुई थी। बांधे बांधे पवित्र योद्धा चुपचाप लड़ाई देख रहा था। वारों से बचते हुए वो चेला के हमले से अच्छी तरह अपना बचाव कर रहा था। वार टालते हुए उसने अपने हाथ से हमले को रोक लिया। लड़ाई को देखते हुए पवित्र योद्धा ने कहा कि उसे इस स्थिति में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसे याद आया कि पहले जिन ने एक ही वार में सबको हराया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी चालें मैदान में काफी हल्की और निष्क्रिय हैं। गुस्से में एक चीख के साथ शिष्य पूरी ताकत के साथ हमला करने की तैयारी कर रहा है। खुद में जोर जुटाते हुए वो जिन पर जोरदार वार करता है। बचपन में जिन सिर्फ अपनी हथेली से उस वार को रोक लेता है। हैरान होकर नेता चिल्लाता है कि ये तो मना की आक्रमण है। फिर वो सोचता है कि क्या ये वाकई मुमकिन है। समझ नहीं पाते हुए वो बस उस नजारे को घूरता रहता है, पूरी तरह से हैरान होकर। अपना हाथ चोटिल होने पर जिन कहता है कि अब बस इतना काफी है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसने अपने विरोधी की लड़ाई की ताकत का आकलन कर लिया है। फिर वो पूछता है कि क्या उसे अब अप्रेंटिस की मजबूती जांचो। आगे बढ़ते हुए उसने अप्रेंटिस के पेट पर जोरदार वार मारा। वार महसूस करते ही अप्रेंटिस दर्द से चिल्लाया और हवा में उछल गया। उसका चेहरा देखकर जिन ने कहा कि यह तो बस एक वार था। हालात समझते हुए अप्रेंटिस ने समझ लिया कि जिन बस उसके साथ खेल रहा था। मुस्कुराते हुए जिन ने कहा कि लगता है तू उस वार को सहन कर लिया। फिर उसने पूछा कि क्या यह सब मना आर्ट की वजह से हुआ है। जिन उत्सुक होकर बोला, मुझे जानना है कि शिष्य लड़ाई जारी रखने के लिए खड़ा होता है। अपने हाथ तैयार करते हुए जिन पूछता है कि शिष्य और कितने वार सह सकता है। अचानक होली नाइट लड़ाई में दखल देता है।
वह अपने शिष्य के कंधे को पकड़ते हुए घोषणा करता है कि मुकाबला खत्म हो गया, शिष्य हार गया है और उसे रोकने को कहता है। फिर वह बताता है कि वह वादा निभाएगा और मुकाबला खत्म करता है। दखल देने पर शिकायत करते हुए जिन कहता है कि वह अभी शुरुआत ही कर रहा था और यह बड़ा निराशाजनक था। फिर भी वह कहता है कि आखिर में उसकी योजना सफल रही, देखते हुए कि जीत के बाद भीड़ खुशी मना रही है और चिल्ला रही है कि वे पूरे समय उस पर भरोसा करते थे। फिर सीन बदलकर गोल्डन इंसेक्ट मेंशन में आता है, जहां रात छा गई है। महल के अंदर एक धनी परिवार के बेटे सुअर की तरह खाना खा रहे हैं। फिर हमें डेरेक से मिलवाया जाता है, पहला बेटा, और सेड्रिक, दूसरा बेटा। एक शिकायत करता है कि दीवार के अंदर घुसने में 10 दिन लग जाएंगे। जवाब में दूसरा कहता है कि वे हमेशा से ऐसे ही थे, उनके भौंकने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। पहला बेटा चिंता में पूछता है कि वे ठीक रहेंगे या नहीं और क्या। वो कहता है कि बस यही कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि उनकी दुआ है कि उनके शरीर तब तक टिके रहें। बताया जाता है कि मना मैनिफेस्टेशन मना को चैनल करने का एक तरीका है। इसका असली मकसद मांसपेशियों की ताकत और हथियार की शक्ति बढ़ाना है, लेकिन मास्टरी की लेवल पर यह तकनीक समुद्र और पहाड़ों को भी फाड़ सकती है। अपने अल्टीमेट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वो सैक्रेड फ्लेम स्लैश की ताकत दिखाता है। जब प्रहार की आवाज होती है तो कुछ चौंकते हुए पक्षी उस जगह से उड़ जाते हैं। वो वहीं खड़ा रहता है और अपनी ताकतवर और सटीक वार के नतीजे को देखता रहता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट नहीं लाऊंगा।